जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज से हम लोग अपना सीटेड जुलाई 2025 के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आप लोगों को और आसानी रहे क्लास करने में। ठीक है ना। ये सीरीज़ देखिए, मैं क्या करूंगा, इसमें 20 प्रीवियस ईयर पेपर सेट को मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, जिसमें आपका देखिए मैथ का होगा और साइंस का होगा, और अगर आप लोग पेपर 1 भी दे रहे हैं तो ईवीएस वाले पार्ट का। ठीक है ना। चीज़ों को ध्यान से सुनते जाओ और कैसे कराऊंगा वो मैं बता देता हूँ। ये क्लासेस देखिए वीक में 6 डेज हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी भी चल रही है और साथ में मैथ साइंस का भी कोर्स चल रहा है। ठीक है ना। और बाकी सैटरडे संडे अब से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, अपना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे आज हमने देखिए, आज संडे था तो हम सोचा आज से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमने जैसे साइंस का किया, अगले सैटरडे आपको एक मैथ का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है ना। ये सारे के सारे पूरा क्या होंगे, आपके प्रीवियस ईयर होंगे। जैसे ये जो आज का पेपर है आपका, ये है 2024 का। ठीक है ना। कितने का है, 2024 का। ये जुलाई वाला पेपर आई थिंक होगा, उसके क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो ये लगभग 20 पेपर सेट में इस तरीके से वीकेंड पे करा करा के धीरे धीरे, अभी जब तक एग्जाम पास नहीं है तब तक वीकेंड पे ही करते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बाद ये कितना कब से चलाएंगे, 2018 से लेकर के 24 तक आपका ये सारा पेपर सेट मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन पेपर को अपने। ये रहा देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। ये पीवाईक्यू है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भर सकता है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करता हूं ताकि आपको ऑप्शन भी दिख जाए। यहां से आपका क्वेश्चन शुरू है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपायमान भाग होते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने चैप्टर साउंड चैप्टर अगर पढ़ाया है, नहीं तो आपको एनसीईआरटी सीरीज में देख लेना। और जो चीज़ें नहीं भी समझ में आती कोई बात नहीं, जब थ्योरी पोर्शन उसका आएगा तो मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ठीक है। आप लोगों को एक बात साउंड में ये पता होनी चाहिए कि साउंड वेव एक डिस्टरबेंस की वजह से ही जनरेट होती है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ साउंड आ रही है, तो ये वोकल कार्ड होती है ना, इसमें क्या होता है, कंपन होता है। कंपन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे आपका ढोलक हो गया, ठीक है ना, या तबला हो गया, इसके ऊपर ऊपर झिल्ली लगी होती है, झिल्ली इसका कंपायमान भाग होता है। ठीक है ना। वहीं आपका गिटार हो जाता है, गिटार में क्या होता है, वायर्ड लगे होते हैं, उसको जब डिस्टर्ब करते हो तब जाकर के वहां से साउंड निकलता है। ठीक है ना। और जैसे आपकी बांसुरी हो गई, तो उसमें वायु स्तंभ होते हैं, जब उसमें आप लोग डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं तब जाकर के क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आए। मैं तो कोशिश करूंगा कि अभी टाइम है अपने पास तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते चलूंगा। ठीक है। तो यहां पे कह रहा है वाद्य यंत्र का आपसे नाम पूछ रखा है कि वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। पहले इंस्ट्रूमेंट को बोला उसने एक्स है, कह रहा है इसमें ध्वनि तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। तो आप सोचो, अगर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ध्वनि जो है तनित तारों द्वारा उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे कि सर गिटार में एक तो तार लगा होता है, एक तो वायलिन में लगा होता है। तो एक्स हो ना हो, आपका गिटार हो सकता है, शहनाई हो सकता है, या वायलिन हो। शहनाई तो खैर वो वायु स्तंभ वाला होता है। ठीक है ना। और सितार हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो आप देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछ रखा है एक्स क्या होगा, वाई और जेड क्रमशः क्या होंगे। पहले ऑप्शन में कह रहा है एक्स सितार होगा, हो सकता है, सितार हो सकता है क्योंकि उसमें वायर होता है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स को बोल रहा है ढोलक, ढोलक तो हमें साफ साफ पता है कि उस पर झिल्ली रहती है, तार तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन काट दीजिए आप। बात समझ में आया, क्योंकि तार तो है ही नहीं इसमें, ढोलक में तार कहाँ होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये गिटार है, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। इकतारा, इकतारा के बारे में भी देखते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया वाई में, कह रहा है तनित झिल्ली होती है। तो दूसरे पोजीशन में या तो ढोलक होगा आपका आंसर या फिर तबला होगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा, ये तो कट ही गया था। यहाँ पे हारमोनियम है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है क्योंकि सेकंड ऑप्शन पे हारमोनियम दे रखा है। हारमोनियम में नहीं होता, हारमोनियम तो वायु स्तंभ को डिस्टर्ब किया जाता है। हारमोनियम देखे होंगे ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, हवाओं का उसमें खेल होता है। इसमें देखिए तबला कह रहा है, ये आंसर हो सकता है। वायलिन कह रहा है, वायलिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वायलिन में भी वायु स्तंभ की बात होती है, ये भी ऑप्शन कट गया। 3 ऑप्शन आपके कट गए, तो अपने आप आंसर पता चल गया कौन सा है, सी ऑप्शन है। ठीक है ना।
बाकी जेड वाले को भी देख लेते हैं। कह रहा है जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग क्या होता है? वायु स्तंभ होता है। तो देखिए इसमें जरा सहनाई है, सहनाई है तो बिल्कुल वायु स्तंभ भी होता है। इस तरह से बजाते हैं आप, उंगलियां देखते हैं कि हवा को डिस्टर्ब किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये साउंड चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन का, तो मैं थोड़ा सा स्पेस लिया हूं। ऑप्शन नीचे है, अभी स्क्रॉल करके ऑप्शन दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहां कह रहा है निम्नलिखित लेख को पढ़िए और दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेख आपके सामने कह रहा है कि जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण कोई रॉड है को अनावेशित विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप के निकट लाया जाता है तो क्या होता है? पहला कह रहे हैं विद्युतदर्शी पत्ती एक दूसरे से दूर चली जाती है। अब देखिए एक होता है, हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ऑप्शन है ना अवलोकन और अनुमान की विधि पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कैसे सिंगल केवल हिंदी में टाइप हो गया, कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल ही होंगे, आगे आने वाली क्लासेस भी बाइलिंगुअल ही होगी, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता, अवलोकन क्या होता है वो समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन इसकी इंग्लिश होती है। जैसे कोई काम है, कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने लैपटॉप है, ये मेरी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये मैं अवलोकित कर रहा हूं, मुझे दिख रही है कि मेरी स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, मुझे कंटेक्स्ट लिखा हुआ, तो ये मैं अवलोकन कर सकता हूं, ठीक है ना, अवलोकित कर लिया। अब देखिए जो रिकॉर्डिंग है वो तो हमें नहीं पता चल रहा है ना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये रिकॉर्ड हुआ है, तो रिकॉर्ड चला जाता है रिजल्ट में, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ जाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड, जैसे अब मुझे पता नहीं चल रहा, जैसे टाइमर भी मैंने हटा दिया है तो मुझे ये बात नहीं पता चल रही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो एक चीज, एक बात होता है अवलोकन करना, मतलब देखना जो प्रत्यक्ष रूप से दिखे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ मेरी स्क्रीन पे दिया, मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो ये बोला जाएगा ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ठीक है ना। जो अनुमान लगा सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो ये रिकॉर्ड होकर के मेरे सामने आ जाएगी, तो ये मैं क्या बोलूंगा, ये अनुमान लगाना बोलूंगा। तो यहां पे देखिए कह रहा है विद्युतदर्शी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इन्होंने ये देखा है कि उन्होंने देखा कि विद्युतदर्शी पत्तियां जो है ऋणात्मक आवेश, ये क्रिया होती है, विद्युत चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। जब भी नेगेटिव आवेश लाया जाता है तो विद्युतदर्शी जो पत्ती लगी होती है क्या होती है, रिपल कर जाती है, दूर हो जाती है। तो उन्होंने ये क्या काम किया, अवलोकन किया है, मतलब देखा है। तो ये तो हो गया अवलोकन, हो गया आपका, बात समझ में आई ना। दूसरी बात देखिए, कह रहा है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगे। आवेश तो नहीं दिखता है ना। अब पत्ती, जैसे मान लीजिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अब हमें नहीं पता है कि दिख तो रहा नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो हम क्या करेंगे, अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां होगा या चारों तरफ घूम रहा होगा। ये क्रियाकलाप दिख नहीं रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो क्या लगाएंगे हम लोग, अनुमान लगाएंगे। तो यहां पे भी देखिए कह रहा समान आवेश अर्जित करेंगे। अब हमको पता नहीं आवेश अर्जित करेंगे, तो अनुमान लगा लिया हमने, मान लिया कि ये अनुमान है, कि ऐसा कह रहा है, तो ये अनुमान लगा के बोल रहा होगा जो भी क्वेश्चन बना रहा है या फिर साइंस वाले साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका अनुमान हो गया। एक इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस बेस पे तमाम क्वेश्चन हर पेपर सेट में देखने को मिलेंगे आपको। दूसरा कह रहे हैं ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे के दूर क्या करते हैं, एक दूसरे से और दूर चली जाती है। तो ये भी हम अनुमान ही लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें दिखता नहीं है कि और दूर चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी। तो यहाँ पे बी और सी आपका अनुमान हो जाता है। अवलोकन में केवल ए ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए अवलोकन, ए अवलोकन है, हाँ, जबकि बी और सी अनुमान है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं ऑप्शन, ए और बी अवलोकन है, तो बी तो बिल्कुल ही अवलोकन नहीं है, तो ऑप्शन कट गया। ए बी सी तीनों सभी अवलोकन है, ये बिल्कुल गलत बात है, सब तो अवलोकन है ही नहीं, ठीक है ना। ए बी और सी सभी अनुमान है, ये भी नहीं कह सकते कि सभी अनुमान है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ए हो गया। अगर किसी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई होगी, कोई बात नहीं, ये पहला पेपर सेट है। इस तरीके से तमाम पेपर सेट में करवाऊंगा, आप लोगों को अवलोकन और ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, घबराना किसी को नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पादप यानी कि पौधों
सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पौधों द्वारा अवशोषण पोषक की पहचान कीजिए। देखिए पौधे जो होते हैं ना, दो तरह के पोषक तत्व लेते हैं, एक वो बड़े फैक्टर वाले लेते हैं, एक लघु वाले लेते हैं, ठीक है ना। तो लघु पोषक तत्व लगभग 7 होते हैं। लगभग कितने पोषक तत्व होते हैं जो लघु की लिस्ट में आते हैं, तो वो 7 होते हैं, ठीक है ना, 7 होते हैं। ये मैं जब आप लोगों को पौधों के पोषण वाले चैप्टर पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी क्वेश्चन आ गया है तो आपको बता दे रहा हूं। उस 7 की लिस्ट में आपका जिंक आता है, आयरन आता है, मैग्नीज आता है, ब्रोमीन आता है, क्लोरीन, इस तरीके से 7 नाम आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें ढूंढना है। इसमें देखिए पोटेशियम नहीं आता है, ठीक है ना, तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम नहीं आता है, सल्फर, आपका एल्यूमिनियम, क्लोरीन, इसमें सारा नहीं। सारा जो रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये लघु पोषक तत्वों के समूह हैं जो पौधे एज इट इज ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। लघु का मतलब कम मात्रा में उन्हें चाहिए होती है। जिंक, आयरन, मैग्नीज बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले सैटरडे संडे का जो क्लास होगी क्वेश्चन आंसर जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, वो लाइव क्लास रखूंगा। तो आप लोग सब लोग जुड़िएगा। शाम को हम कोशिश करेंगे कि 5:30 से 6 के बीच में आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा पहले ही। और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके माध्यम से भी आपको अपडेट मिल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने संबंध में सही है। तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, पहली बात सुन लीजिए। जब लोहे में जंग लगता है तो एक तो उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, उसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो कभी भी वापस लौट के नहीं आता है, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, ये बात समझ गए। तीसरा क्या होता है, उस अभिक्रिया का नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। तो ये वही पूछ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर, कौन सा स्टेटमेंट लोहे में जंग लगने के परिप्रेक्ष्य में सत्य है। तो चलो बात करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। बिल्कुल सही बात है, रासायनिक अभिक्रिया होती है लोहे के, तभी तो जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया, ये बात सही हो गई। बी ऑप्शन में कह रहे हैं यह एक उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, उससे पहले यह दिखा देता हूं, यह सामान्य ताप पर हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो जंग लगने के लिए कोई टेम्परेचर डिसाइड नहीं है। आप एक लोहे की रॉड लीजिए, अपने घर के बाहर कहीं फेंक दीजिए, कितना भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहेगा, धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सही है। अब बी वाले को लेकर के बच्चों को थोड़ा होता है कंफ्यूजन कि क्या ये उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। तो मैं आपको बताऊं, लोहे पे जंग लगना एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब उससे उष्मा निकलती है। आप कहोगे कि सर हमने तो नहीं देखा, हमारे दरवाजे पे तो जंग लग गया था, कोई उष्मा नहीं निकली थी। मैं समझाता हूं, ये जो प्रक्रिया होती है इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसका जो टेम्परेचर निकलता है ना, जितना निकलता नहीं उससे ज्यादा टेम्परेचर इन्वायरमेंट अपने आप उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें पता नहीं चलता। बट अगर रियलिटी में बात किया जाए तो लोहे पे जंग लगना एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये बात समझ आ गई? तो ये बिल्कुल सही है, आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अच्छा आई थिंक इसका कूट नीचे दिया होगा, हाँ इसकी कूट दी है, ठीक है। मैंने कहा एक क्वेश्चन में 3-3 आंसर कैसे सही हो रहे हैं। डी देखिए कह रहा है कि यह एक रिवर्सिबल अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है, ये मुड़ करके वापस नहीं आएगा आपका, तो ये तो गलत हो गया। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहां पे आपको ए बी सी तीनों आंसर मिल जाए। तो देखिए ए बी डी नहीं है, ए बी और सी नहीं है, ए बी सी आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा डी लास्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आई होप अब आपको ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहना चाह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक्स एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग कोनों के इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है और यह वाई के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्स और वाई आपके क्या होंगे? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन ऐसा बनता है। मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। देखिए आप लोग देखते होंगे आर्मी वाले क्या होते हैं ना, एक छोटा सा डंडी जैसा लिए रहते हैं, उसके आगे ना मिरर लगा होता है, वो छुप करके उस डंडी को ऐसे करके बढ़ा देते हैं, तो मिरर एक यहाँ मिरर लगा होता है गोला सा, एक मिरर यहाँ लगा होता है दर्पण, ठीक है ना। उस दुश्मन की शक्ल इसमें दिखाती है, टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के इसमें दिखाती है, फिर ये लोग छुपके से देख लेते हैं। ऐसा कुछ होता है, मैं दिखाता हूं। देखिए इस तरीके से होता है, जेड आकार के इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना,
मान लीजिए यहाँ छुप करके अपना आर्मी का कोई बैठा हुआ शेर, ठीक है ना, यहाँ पे दुश्मन कहीं है, तो इन्होंने छुप करके यहाँ से देख लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिरर लगा देते हैं 45 डिग्री पे, ठीक है। अरे रुक जाइए जरा, ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिरर लगा देते हैं 45 डिग्री पे। अब यहाँ से लाइट रे उसके चेहरे से आई, टकराई, फिर यहाँ आएगी सीधा, लाइट रे यहाँ आएगी। अब फिर ये यहाँ पे भी एक मिरर लगा देंगे 45 डिग्री पे, फिर यहाँ से टकरा करके सीधा इनकी आंख में चला जाएगा और ये देख लेंगे दुश्मन को पहले ही। तो छुप के देखने के लिए ये किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोला जाता है पेरिस्कोप। क्या बोलते हो आप लोग, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा भी कैसा होता है, ठीक है। पेरिस्कोप होता है ये, और ये किस पे आधारित है, कौन से सिद्धांत पे, तो आप कहोगे कि परावर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। तो एक्स आपका हो गया पेरिस्कोप, वाई हो गया विधि बोला है इसने, तो वाई हो गया आपका परावर्तन। यहाँ परावर्तन है, ये दूरदर्शी नहीं होता है, बहुपारदर्शी भी नहीं होता है, मतलब कैलिडोस्कोप नहीं होता। कैलिडोस्कोप 3 इस तरह से होता है, 3 इसमें मिरर लगे होते हैं, इस तरह से कुछ होता है, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये भी नहीं होगा, वैसे भी यहाँ परावर्तन दे रखा है, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है पेरिस्कोप और रिफ्लेक्शन पे आधारित होता है, तो बिल्कुल एक्स आपका जो होगा पेरिस्कोप होगा, और वाई जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है, रिफ्लेक्शन का सिद्धांत है। समझ आ रहा है ना। चलिए अभी देखिए टाइम है, इसलिए मैं पूरा कायदे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में जब लगातार प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो हो सकता है इतना एक्सप्लेनेशन ना हो, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई महीने में, पिछला जो जुलाई में पेपर हुआ था। इसमें कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध के बीच का अंतर जो कि प्रत्येक 1/3 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़ने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, वह है, आपको रिजल्ट बताना है। यहां पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, समझाता हूं कैसे करना है। कह रहा है आपके पास 1/3, 1/3, 1/3 के 3 प्रतिरोध हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि प्रतिरोध वाले विद्युत चैप्टर में क्लास 10th का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखिए कितना लेवल बढ़ा करके ये पूछता है आपसे। उसमें क्या कहता है, प्रतिरोधों को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है आपका और एक होता है समानांतर क्रम। अधिकतम रिजल्ट कब मिलता है, जब आप चीजों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। तो पहला आपका आ जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक R = होता है R1 + R2 + R3। तो कहोगे जोड़ देते हैं सर, 1/3 + 1/3 + 1/3, टोटल कितना हो गया, ऊपर 3 जोड़ दिया तो 3/3, कट करके 1 आ गया। तो 1 आ गया, ये मैक्सिमम रिजल्ट आया है। उसने यही पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम का अंतर बताओ, तो मैंने मैक्सिमम निकाला, 1 आ गया, 1 ओम आ गया। अब हमें जब मिनिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से पैरेलल क्रम में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पैरेलल का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, मिनिमम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3, 1/3 और 1/3 तीनों जोड़िए जरा, तो इसका फार्मूला आप लोगों का क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है ना। चलिए इसको जरा जोड़िए, क्या कहना चाह रहा है। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो 1/, अब मैं 3 नहीं रखूंगा क्योंकि R1 की वैल्यू ही 1/3 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/3। तो 1/1/3 + 1/1/3 + 1/1/3 ये होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे नीचे वाला उठ करके सबसे ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई, सबसे नीचे वाला उठ करके सबसे ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/1 + 3 + 1, ये तो ये आ जाएगा /1, लिखो चाहे मत लिखो, बात समझ आ गई। अब इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 9 आया है, किसकी वैल्यू आई है, ये R की नहीं आई है, 1/R की आई है। तो जब 1/R की वैल्यू आपकी 9 आई है तो केवल R की वैल्यू क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, मतलब 1/9 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया मिनिमम, क्या आ गया, मिनिमम आ गया, ठीक है ना। तो आपका जो मैक्सिमम आया था 1 ओम आया था, मिनिमम आया है 1/9 ओम, तो अंतर कितना आ जाएगा, यही निकाल देता हूं। तो 1 में से 1/9 घटा दीजिए, तो 9 × 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये 8/9 ओम जो है आपका आंसर बन जाता है मिनिमम, ठीक है ना। सॉरी, इनके अंतर की बात कर रहा था। तो 8/9 आपके ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए किसी को कोई डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार आप लोग खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर ही देता हूं, रुक जाइए, ये रहा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलें आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए बायो का आ गया, और धीरे धीरे, इसीलिए मैं मिक्स क्वेश्चन पूरा उठाया हूँ, पूरा पेपर सेट ही उठाया हूँ, ठीक है ना। यहाँ आपसे कह रहा है उस समुच्चय को ढूंढिए जो कॉलम ए में पौधों का उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल खाता है। तो ये कॉलम ए है आपका, कॉलम बी इधर है, ठीक है ना। ये दो देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, कोई नहीं। गुलाब के अंदर बताइए, मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि कैसे किस तरीके से अपनी प्रजाति को पैदा करते हैं, ठीक है ना। गुलाब में क्या होता है, गुलाब ना वेजिटेटिव प्रवर्धन पे काम करता है। गुलाब की टहनी को भी काटकर जमीन पे लगा दो तो भी उसका पौधा पनप जाता है। तो गुलाब जो हो जाएगा आपका वेजिटेटिव पे आ जाएगा, कायिक प्रवर्धन यानी कि 5। तो ए जो है आपका मिलान हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 5 के साथ यहाँ पे भी है, यहाँ 4 पे है, काट दो। ए 5 के साथ यहाँ पे भी है, यहाँ 4 पे है, काट दो। 2 हो गया। ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, घबराइएगा मत, अभी बस क्वेश्चन देख लो कैसा आता है पेपर। दूसरा कह रहा है ईस्ट यानी कि खमीर। खमीर में जो होता है ये मुकुलन होता है, बडिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, इसके पेड़ के ऊपर ना ये गांठें निकल जाती हैं, बाद में ये पूरी तरीके से एक पौधे का रूप रख लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बडिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो बी जो है आपका मिलना चाहिए ए के साथ, तो बी मिलेगा 1 के साथ। इसमें देखिए बी 1 के साथ है, इसमें जरा देखिए बी 3 के साथ है, ये भी ऑप्शन कट गया, आपका आंसर मिल गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, बाकी फर्न हो गया, ये सारी चीजें आप मिलान कर सकते हैं। बात यहां तक समझ में आई। मैं प्रीवियस ईयर का सेट अभी इसीलिए नहीं स्टार्ट कर रहा था क्योंकि मिक्स स्टार्ट करने का मतलब होता है चैप्टर पूरा आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है। लेकिन जिसको नहीं पता है ना, एनसीईआरटी सीरीज जो है चली हुई है 55 डेज के लिए, लगभग 30 क्लास हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको ना जीवन में कभी दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस सेट लगाओगे सब याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो एसिड रेन आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं, नाइट्रोजन का सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सॉरी SO लिखना है, SO2 आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO3, ये दोनों ही क्या होते हैं, इसके एसिड रेन के जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO3, ये होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है ना। यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसके अंदर, अम्लीय वर्षा के अंदर। नाइट्रोजन की वजह से अम्लीय वर्षा नहीं होता, ऑक्सीजन वजह नहीं होती है, ओजोन नहीं होता है। सल्फर डाइऑक्साइड आपके ऑप्शन में मैंने 4 बता दिए ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये चारों कंपोनेंट जो होते हैं जिम्मेदार होते हैं। तो एक तो सल्फर आपका आ जाएगा उसका ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। NO3 नाइट्रस, नहीं ये नहीं होता शायद, इसका फार्मूला HNO3 होगा ना। फार्मूले पे अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल आपको नाम याद रखना है क्योंकि केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका हो जाएगा एक, और एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, एसिड रेन के जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा D एंड E कूट। डी और ई कहाँ दे रखा है, ये डी ऑप्शन पे दे रखा है, देखिए ये रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला एक बार ढूंढ लीजिएगा, HNO3 भी होता है, मुझे लगता है NO3 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, HNO3 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों को पहचान करिए, ठीक है ना। कह रहा है सामान्यतः जो अधातुएं होती है, नॉन मेटल होती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। जो मैंने ये मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा दिया है आप लोगों को, इतना अगर याद हो तो, जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, हाँ तो ये भी सही बात है। अधातुएं ना तो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना अम्ल के साथ, लेकिन ये जल के दूसरे फॉर्म के साथ कर लेते हैं। जैसे अगर जल अपने ऑक्साइड फॉर्म में हो या भाप अवस्था में हो तो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट केवल जल लिखा होगा, केवल वाटर लिखा होगा तो उस फॉर्म में नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। तो क्या पूछा इसमें, सही कथन पूछा है, तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ दे रखा है, ए और बी दोनों ही सही है, तो ये सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, चलिए वेरी नाइस। बाकी आप लोग देखिए 2 शब्द जरूर लिखा करिए कमेंट पे, कैसा फील हुआ, उससे ना एक जुड़ाव सा महसूस होगा। जिस दिन आप लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे प्रॉपर वे में ना, आप लोगों को लगने लगेगा कि मेरा अटैचमेंट है, फिर आप लोग ना एक्टिव रह के पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है कि आप अगर टच में रह करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ करके चले जाते हो, पता नहीं चलता कौन कौन पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है
अगला क्वेश्चन, एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, यह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात फेंकने वाले के वापस हाथ में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आप नीचे खड़े थे, आपने एक गेंद फेंका, मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर वापस आ गया। कह रहे हैं कि गेंद की ऊपरीमुखी और अधोमुखी गति के समय, जब ऊपर फेंकी जा रही थी और जब नीचे आ रही थी, गति के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान समान रहता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं क्या समान रहता है। आप कोई गेंद ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे आए, जी का मान कांस्टेंट रहता है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड जो होता है ये कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन होगा, वो फिक्स रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएगा। गुरुत्वीय बल चेंज हो सकता है, विस्थापन चेंज हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया गया कार्य सब चेंज हो सकता है, लेकिन त्वरण क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 9.8 ही वो लगेगा, चाहे आप फेंको, चाहे वो ऊपर से नीचे आए, चाहे इतना बड़ा पत्थर आए, चाहे इतनी बड़ी गोली जाए, ठीक है ना। 9.8 का मान फिक्स रहता है अर्थ पे, एक जगह पे अगर बात करें। चलिए, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है, तो थोड़ा हम न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे साथ ही साथ। यहां आपसे कह रहा है कि एक पिंड का रेखीय संवेग, संवेग क्या होता है पहले वो समझिए, मोमेंटम होता है, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू m इंटू वी होता है, ये याद रखो। कह रहा है यदि द्रव्यमान सन्निहिता को m से दिखाया गया है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। कह रहे हैं किसी वस्तु का समवेग जो है वो P से दिखा रहे हैं और द्रव्यमान को m से दिखा रहे हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको एक बात पता होगी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और बात करूंगा आप लोगों से, कुछ बच्चे जो थे, पिछली बार मैं ये क्वेश्चन जब करा रहा था तो एक बच्चा पीछे ही पड़ गया था, सर ये आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा भी आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको संशय लगे ना, तो पहले उस पर अच्छे से रिसर्च किया करो कि वाकई में ये कहने लायक है सर से कि नहीं इसका आंसर गलत है। बाद में वो खुद ही बाद में एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं सर आपने सही बताया है, हम by2 लगाना भूल गए थे फार्मूले में। तो ये गलती नहीं की जाती है, ठीक है ना, एनालिसिस खुद से करो एक बारी। चलो, आपसे उसने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है और उसने P दे रखा है और M दे रखा है, ठीक है, ये मास दे रखा है। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। आप अगर ऑप्शन में देखो तो सारे ऑप्शन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी को P और M के फॉर्म में उसने दे रखा है, P और M के फॉर्म में, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं पे भी V नहीं आया हुआ है। तो जब कहीं V नहीं आया है काइनेटिक एनर्जी में, तो हमें क्या करना है, V को रिमूव करना है। तो यहां से V की वैल्यू बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे कि सर V बराबर तो आ जाएगा P बटा M, तो P बटा M आ जाएगा V की वैल्यू। ये V की वैल्यू P बटा M मैं यहां रख दूंगा इस वाले V² में, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा अब हाफ इंटू M पहले से था और V की जगह मैंने ले लिया P बटा M। ध्यान से सुनना नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। M की जगह मैंने रख लिया क्या, V की जगह रख लिया P बटा M, तो V² था तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। बात समझ आ गई, ठीक है। आगे अगर सॉल्व करूं मैं तो 1/2 और M इंटू P² को P² रहने दो बटा M² हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर भी M है और नीचे भी एक M है, तो ये कट गया स्क्वायर वाला M, तो आपके पास बचा क्या, 1/2 में यहाँ बचा P² और नीचे बटा कितना M बचा है, ठीक है ना। तो इसको जब ढंग से सजा करके अगर मैं लिखूंगा, थोड़ा ऊपर ही करके लिख देता हूँ, लिखो। जब मैं काइनेटिक एनर्जी को, ये काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करता आ रहा हूँ, सजा करके लिखोगे तो P² इंटू 1 करोगे तो ये तो P² ही रहेगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू M को 2M लिख दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा P² बटा 2M हो जाएगा, जो कि P² बटा 2M यहाँ C ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एट द एंड एक चीज और सुन के जाओ, अगर मैं ये पेपर में सॉल्व कर रहा होता ना और मेरे से पूछता वो कि मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बताओ, सबसे पहला तो मैं यही देखता कि P में भी कहीं 2 नहीं आया है, M में भी कहीं 2 नहीं आया है, तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जाता। मुझे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, हाफ mv² होता है। जब ये 2 कहीं पे भी कट ही नहीं रहा है, हो ना हो मेरे ऑप्शन में नीचे 2 दिखना ही चाहिए, 1/2 दिखना ही चाहिए। यहाँ 1/2 नहीं दिखता, काट देता, यहाँ नहीं दिखता, काट देता, यहाँ पे दिख रहा है नीचे 2 और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, ये भी काट देता। बिना सॉल्व करे मैं इसका आंसर C टिक करके चला आता, ठीक है ना। तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्यूशन अभी आना चाहिए, अभी टाइम है। बाद में मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका आखिरी क्वेश्चन तो नहीं है शायद, अच्छा इसके बाद और क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टाइम कितना हुआ, टाइम है अभी,
यहाँ पे देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा होगा जो बाह्य निषेचन करते हैं। देखिए बाह्य निषेचन वो जंतु ज्यादातर करते हैं जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मेंढक हो गया। वो क्या काम करता है ना, मेंढक का एक मेल आएगा, वो अपना स्पर्म जो है पानी के ऊपर इस तरीके से छोड़ के चला जाएगा, फिर फीमेल आएगी अपने अंडे को यहाँ छोड़ के चला जाएगा, बाद में डिफ्यूज कर करके क्या करते हैं, टेडपोल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, इनका जो निषेचन हो रहा है बाहर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यही पूछ रहे हैं कि उन जंतुओं का समूह बताओ जो बाह्य निषेचन करते हैं। तो बाह्य निषेचन जनरली जो होते हैं जलीय जीव करते हैं, ठीक है ना। मुर्गे नहीं करते हैं, ये काट दो। छिपकली नहीं करती है, बटरफ्लाई नहीं करती है, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, ये सारी जलीय जीव हैं। ये आपके क्या कार्य करते हैं, बाह्य निषेचन के द्वारा अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहां पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको अभिकथन दे रखा है और रीजन दे रखा है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूं अभिकथन और रीजन को ताकि पढ़ सको अच्छे से। हाँ, इसके ऑप्शन इधर दे रखे हैं, पढ़िए पहले, मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वह परासरण के कारण फूल जाती है। बिल्कुल सही बात है। परासरण की क्रिया करके क्या होता है, किशमिश के अंदर पानी घुस जाता है और उसका शेप फूल जाता है। आप लोग किशमिश भिगो करके खाए भी होंगे, ठीक है ना। तो असरसुन तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। रीजन चेक करते हैं। कह रहा है पादप कोशिकाओं में चयनात्मक रूप से परागम्य कोशिका झिल्ली होती है। हाँ बिल्कुल, परागम्य कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, जरूरी पदार्थ जो अपशिष्ट होते हैं वो बाहर रुक जाते हैं और पानी वगैरह अंदर घुस जाते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ये परासरण की क्रिया भी होती है। तो ये सही भी है और इसी वजह से ये फूल भी रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। कारण जो है कथन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। बात समझ गए। तो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन सीटेट आजकल बहुत बनाने लगा है। तो ये सैटरडे संडे की प्रैक्टिस देखना ना भूलिएगा, आप लोगों का सारा क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? 2 मिनट रुक जाइए, 2 शब्द जरूर लिख के जाइएगा कि ये सीरीज कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, देखिए शर्माया मत कीजिए, टीचर से क्या शर्माना है, आप भी तो अध्यापक बनेंगे। कल आपको भी ये डिमांड होगी कि सामने से क्वेरी आएगी तभी तो आप फिर उनको कुछ प्रोडक्टिव दे पाओगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं ये सैटरडे संडे को मैथ साइंस ईवीएस की जो प्रीवियस ईयर सेट है, बल्कि सीडीपी भी जोड़ लूंगा, उसको इसी तरीके से अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे दिया करूंगा। बाकी मंडे टू फ्राइडे 6 दिन आपको थ्योरी और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जैसे सीरीज चल रही है उसको भी चलाऊंगा, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए तो पढ़ना मत, पाप लगेगा आप लोगों को, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ बता के जाना कि कमेंट कर देना कि क्या आप लोग लाइव पढ़ना पसंद करोगे, तो अगले सैटरडे संडे से क्वेश्चन आंसर तो लाइव में डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।